Hi, this is Dr. Rawat once again with you. In this video, we are going to study the second part of the introduction of the book R.E. Durden. फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था. जैसे कि आप जानते हो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा इंट्रोडक्शन जो है, और हर पार्ट का मैंने एक अलग वीडियो बनाया है और अलग वीडियो बनाकर आपको पढ़ाऊँगी. तो फर्स्ट पार्ट हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने लाइक शेयर और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो आप लोग जो है बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुँच जाएँ. और ये भी बोलूँगी कि इससे पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको जो है एक सीक्वेंस वाइज आप आगे चलें, क्योंकि बीच में से समझ में आएगा नहीं. तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद ये वीडियो आप शुरू कीजिएगा. तो लेट्स बिगिन विद द पार्ट 2. ओके, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि हैनिमैन के क्या व्यूज़ थे एलोपैथी को लेकर. तो a priori of an internal invisible cause of disease. तो a priori ये भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वर्ड उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. ये कहाँ पर यूज़ हुआ है ये पूछ लेते हैं, किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है ये भी पूछ लेते हैं. तो प्रायोराई एक ऐसा नॉलेज है, मतलब इस वर्ड का अगर मैं लिटरल मीनिंग आपको बताती हूँ तो एक ऐसा नॉलेज है जो हम एक्सपीरियंसेस से नहीं गेन करते हैं. ठीक है, हमने कोई एक्सपीरियंसेस नहीं किए हैं, हमने कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं की हैं, हमने थ्योरेटिकली कोई चीज़ पढ़ी है, उसको लेते हुए उसको आगे लाते हुए अगर हम किसी चीज़ की नॉलेज रखते हैं तो उसके लिए हम प्रायोराई वर्ड यूज़ करते हैं. तो दे हैव यूज द वर्ड डॉक्टर हैनिमैन यूज दिस वर्ड प्रायोराई फॉर द इनविजिबल कॉज ऑफ द डिजीज़ जिसका एलोपैथ्स दावा करते थे. ठीक है, उसके लिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है. तो आपका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया होगा. At least with the most astute physicians of the old school into a search under the guidance of the symptoms, it is true for what might be supposed to be the probable general character of the case of disease before them. ठीक है, तो उनके सामने जो जनरल सिम्टम्स होते थे उसी को वो लोग गाइडेंस मान के अपना ट्रीटमेंट जो है वो आगे बढ़ाते थे. तो उनका कहना था कि वेदर इट वाज स्पैज़म और डेबिलिटी और पैरालिसिस, मतलब आपके पास किसी भी तरह की, यहाँ पे बहुत सारे डिजीज़ या फिर सिम्टम्स का बारे में बता रखा है, कुछ भी हो वो जो है एक सिम्टम या फिर जो साइन है उसको देखते हुए उसको डिज़ीज़ मानकर ट्रीट करते थे. तो यहाँ पर इस तरह से उनका प्रैक्टिस जो है चलता था. अच्छा, देयर इज़ अ फुट नोट, दिस इज़ अ फुट नोट. तो every physician who treats disease according to such general character, however he may affect to claim the name of homeopathist, is and even will remain in fact a generalizing allopath, or without the most minute individualization homeopathy is not conceivable. तो डॉक्टर हैनिमैन का कहना था कोई भी फिजिशियन जो किसी डिजीज़ को ट्रीट कर रहा है, और ट्रीट किस तरीके से कर रहा है, वो जनरल कैरेक्टर लेके डिज़ीज़ का, मतलब एक डिज़ीज़ मान लीजिए आपने टाइफॉइड फीवर ले लिया है, या फिर आप मान लीजिए आपने कैरोटिड स्टेनोसिस ले लिया है, कोई भी ऐसा डिज़ीज़ आपने ले लिया है, चाहे किडनी फेलियर ले लिया है, उसको अगर आप जनरल कैरेक्टर उसका लेंगे डिज़ीज़ का और उसको लेकर अगर आप ट्रीट कर रहे हैं, चाहे आप अपने आप को होम्योपैथ कहते हुए उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, उसको होम्योपैथी से ठीक कर रहे हैं, यू विल ओनली एंड अप टू एलोपैथी. उनका ये कहना था कि विदाउट द मोस्ट माइन्यूट इंडिविजुअलाइजेशन होम्योपैथी इज नॉट कंसीवेबल. If you are treating the patient with homeopathic medicines, but you are not using the basic principles of homeopathy, you are not following the homeopathy.
ठीक है, आप किसी एलोपैथ से कम नहीं हो, ये उनका कहना था। ये फुटनोट है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फुटनोट से आपके लिए मार्क किए हुए हैं, वही पढ़ लें आप, उतना काफ़ी है, पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसा कि पता है, पिंक वाला जो हाईलाइटेड है वो हमारे फुटनोट्स हैं आपके इंट्रोडक्शन के, और जो येलो हाईलाइटेड हैं वो पैराग्राफ्स हैं जो इंट्रोडक्शन में दिए हुए हैं। Those that would certain be of benefit could be none other than the specific medicines, that is, those whose action is homogeneous. ठीक है, तो वही आपके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसका एक्शन जो है वो होम्योजेनस होना चाहिए, होम्योजेनस टू द ओरिजिन ऑफ द डिजीज, टू द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, वही आपके लिए एक्ट करेगी। By the old school as highly injurious because observation has shown that in sequence of the receptivity for homogeneous irritation being so highly increased in diseases, such medicines in the usual large doses are dangerous to life. The old school never dreamt of small and of extremely small doses. तो उन्होंने यहाँ पर बात ओल्ड स्कूल की है, यानी जो मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी सिस्टम की बात की है उस टाइम के। उनका ये कहना था कि पहले ही तो आपकी बॉडी इतना ज़्यादा इरिटेट हुई है, अगर उस पे से आप उसको होमोजेनियस इरिटेशन दोगे, मतलब कि ऊपर वाले पैराग्राफ में उन्होंने बात करी है कि होमोजेनियस मेडिसिन तो देना है, लेकिन आपको वो मेडिसिन लार्ज डोजेस में नहीं देना है। यू हैव टू गिव इट इन अ वेरी स्मॉल एंड माइन्यूट डोजेस सो दैट योर पेशेंट वुड नॉट सफ़र मोर। ठीक है, ये भी उनका कंसेप्ट था कि एक तो पहले वो होमोजेनस होना चाहिए, दूसरा उसके डोजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होने चाहिए, जिसका ध्यान एलोपैथ्स नहीं रखा करते थे उस टाइम पे। तो दैट हैड बीन नोन इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू हिट ऑन द राइट मेडिसिन विद सच जनरलाइजिंग व्यू एज दे वर एंटरटेन। तो उनका ये कहना था कि जब तक आपने प्रिसाइसली केस टेकिंग नहीं की है, आपने इंडिविजुअलाइजेशन प्रॉपर नहीं किया है, तो आपके लिए उस क्योर को टच करना, उस क्योर तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर आप जनरल सिम्टम की तरफ जो है वो अपनी मेडिसिन को लेके जा रहे हैं। ये फुटनोट है आपका। फुटनोट में ये ऊपर जो है होमोजेनस, जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, होमोजेनस पहले जो है होमोजेनस वर्ड यूज़ किया गया था, उसके बाद हमने होम्योपैथिक यूज़ किया उसकी जगह। अच्छा, ये 4th वाला फुटनोट यहाँ पे जहाँ पर फॉरबिडन के आगे 4 लिखा हुआ है उसके लिए ये फुटनोट है। The homogeneous excitant remedies, the specific, that is the homeopathic medicines, however, had long previously been prohibited as of very injurious influence। ठीक है, ये इनका ये कहना है कि पहले जो है इसको जो है हम बहुत प्रोहिबिट कर दिया था कि ये इंजूरियस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, होमोजेनस एक्साइटिंग रेमेडीज़। ठीक है, लेकिन वो तब होता जब आप उसको लार्ज डोजेस में दोगे, स्मॉल डोजेस में वो इफ़ेक्ट, वो इंजूरियस इफ़ेक्ट नहीं लाएगी आपके पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो होमोजेनस एक्साइटिंग रेमेडीज़ द स्पेसिफिक मेडिसिन्स, इन्होंने यहाँ पे होम्योपैथिक लिखा हुआ है। होम्योपैथी का मतलब सिर्फ सिमिलर ओरिजिन का नहीं है इनका लेना देना इससे। इनका कहना है कि द डोजेस शुड ऑलवेज बी माइन्यूट। ठीक है, दैट कैन मॉड्यूलेट योर इम्यूनिटी, और वो उसके हिसाब से अपना काम कर पाए। ओके, rather than to take circuitous courses, the old school of medicine believed it might cure diseases in a direct manner. The removal of the imaginary material cause of the disease, उनका ये कहना था कि क्योर नहीं करना चाहते हैं ये डिजीज़ को, ये सिर्फ मटेरियल कॉज को हटाना चाहते हैं। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डाइवेस्ट देमसेल्व्स ऑफ दीज मटेरियलिस्टिक आइडियाज, must be produced and affected chiefly is not solely by dynamic influences and could not be affected in any other way.
तो डॉक्टर हैनीमैन का कहना था कि जब आपकी डिजीज़ जो है वो डायनेमिक प्लेन पर है तो आप मटेरियलिस्टिक प्लेन पे उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो, है ना। अगर कोई चीज़ उस लेवल की ही नहीं है जहाँ पर आप उसको जिस लेवल पे हिट कर रहे हो वो तो वहाँ है ही नहीं, वो तो उससे बहुत ऊपर है, तो आप तो नीचे ही रह गए, आप तो मटेरियलिस्टिक कॉज में ही खो के रह गए हो ना, उसके आगे तो आप देख ही नहीं रहे हो, तो आपकी मेडिसिन कभी भी क्योर नहीं लेके आ पाएगी। द ओल्ड स्कूल रिगार्डेड all those matters which were altered by the disease, the abnormal matters that occurred in congestions, as well as those that were excreted as disease producers। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि जो हमारे एबनॉर्मल मैटर्स हैं वो कलेक्ट हो गए हैं, चाहे कंजेशन हुई हो, ठीक है, चाहे एक्सक्रीशन की बात करें हम, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि जो ये सब कुछ चीज़ें हमारे अंदर है ना, जो डिजीज़ मैटर्स है, दे आर ओनली द डिजीज़ प्रोड्यूसर्स। मान लीजिए कि आपको कोई एब्सेस हो गया है, ठीक है, एब्सेस होने के बाद उस कैविटी में पस भर जाता है, तो पस आपका डिजीज़ प्रोड्यूसर है। उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया या कभी सोचा ही नहीं कि वो पस वहाँ पर आया कैसे, वो बना कैसे। उनका ये था कि इस पस को निकाल दो और आपका मटेरियलिस्टिक कॉज हट गया, यही तो डिजीज़ प्रोड्यूसर है, इसको आपने हटा दिया है तो अब आपकी डिजीज़ क्योर हो जाएगी। बट अगर वो चीज़ वापस आती है फिर उसके लिए उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, or at least on account of their supposed reacting power as disease maintainers, and this later notion prevails to this day। तो उनका यही कहना था। Cures by endeavoring to remove these imaginary and presumed material causes of the disease। उनका कि यही है material, these are the disease producers, these are the materialistic causes of the diseases, जिसको डॉक्टर हैनीमैन ने कहा था कि they were only the imaginary cause of the disease, they were not the real cause। तो उनका ये कहना था कि इवैक्यूएशन ऑफ द बाइल बाय वॉमिटिंग इन बिलियस फीवर्स, ठीक है, द एमेटिक्स इन केस ऑफ सो कॉल्ड स्टमक डीरेंजमेंट्स, पर्जिंग अवे ऑफ द म्यूकस, द वेनेसेक्शन इन द केसेस ऑफ हेमरेजेस, द वेराइटी ऑफ ब्लड लेटिंग्स, द मेन रेमेडी इज इन्फ्लेमेशन विच दे नाउ फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स ऑफ वेल नोन ब्लड थर्स्टी पार्शियन फिजिशियंस। तो ये क्या करते थे, अगर कोई बिलियस फीवर है तो वॉमिटिंग करा दिया, ठीक है, वेनेसेक्शन करा दिया हेमरेजेस में, ठीक है, ब्लड लेटिंग डिफरेंट तरह की करा दी, तो ये इनके क्योर के तरीके थे। तो क्या आज के टाइम पर आप लोगों को ये लगता है कि इस तरीके का क्योर किया जाना चाहिए था? वर यू नॉट वेस्टिंग योर पेशेंट मोर? वो उतना अपनी डिजीज़ से सफ़र नहीं हो रहा था जितना वो इस ट्रीटमेंट से सफ़र कर रहा था। नंबर 5 इज़ हाईलाइटेड एज अ फुट नोट, यहाँ पर फुट नोट है। दिस ऑब्जेक्ट वॉज जनरली अटेन बाय टार्टरिक एमेटिक और विद और विदाउट एपिकेक्वाना, ठीक है, एपिकैक जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो इवैक्यूएशन करवाना था ये टार्टर एमेटिक से या फिर एपिकैक से करवाते थे। सच अ डीरेंजमेंट ऑफ द स्टमक इज़ यूजुअली ऑफ डायनेमिक ओरिजिन। उनको तो ये नहीं पता था ना कि ये अगर कोई भी डीरेंजमेंट हमारी बॉडी में हो रही है, स्टमक की भी डीरेंजमेंट हो रही है, तो वो डायनेमिक ओरिजिन की होगी, कॉज्ड बाय सम मेंटल डिस्टर्बेंसेस। क्या पता कि उसका क्या कॉज हो सकता है वो ग्रीफ से हो रहा हो सकता है वो फ्राइड से हो रहा हो सकता है वैक्सेशन से हो रहा हो, चिल से, ओवर एक्सर्शन ऑफ द माइंड और द बॉडी इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, ऑफन आफ्टर इवन अ मॉडरेट मील। कई बारी नॉर्मल खाना भी खाया है उसके बाद भी हो जाता है, लेकिन आप उसका कॉज नहीं समझ रहे थे, आपको सिर्फ ये पता है कि बिलियस फीवर है, बिलियस फीवर में आपने वॉमिटिंग करानी है, आपने सारे जो हैं उसको ड्रेन आउट कर देना है अपने पेशेंट को। तो इस तरह की चीज़ें वो करते थे। they give the violent expulsions of the whole content of the stomach, ठीक है। if the patient however in place of taking such violent and always hurtful evacuant drugs smell only a single time at a globule the size of a mustard seed,
moistened with highly diluted pulsatilla juice. तो उनका कहना था कि rather than you are giving so much evacuant drugs to the patient who is already suffering, who is already has been exhausted badly, उसको आप इस तरीके की ट्रीटमेंट दे रहे हो, rather than you can give him a small globule of a mustard seed sized moistened with a pulsatilla juice, it will act like magic. तो उसकी जगह आप ये दो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा. दिस इज़ ट्रू कैजुअल मेडिकेशन, द फॉर्मर इज़ ओनली द इमेजिनरी वन. ठीक है, तो उनका कहना था कि यही एक सही दवाई है, और बाकी तो आप इमेजिनेशंस में जो चीज़ें कर रहे हो और अपने पेशेंट को हार्म कर रहे हो. यू आर कॉजिंग इंजुरी, अगेन एन इंजुरी टू योर पेशेंट हु इज़ ऑलरेडी इन सफरिंग. Even a stomach overloaded with indigestible food never requires a medicine emetic. अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है तो उसके लिए आपको एमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है. जो एमेटिक्स देकर आप पेशेंट को उसको बाहर निकालोगे, वो आपकी बॉडी अपने आप उसको लूज मोशंस के थ्रू निकालेगी, या फिर हो सकता है बॉडी खुद नॉशिया या वॉमिटिंग क्रिएट कर दे. उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी खुद उस चीज़ को हैंडल कर लेगी. ठीक है, नेचर ने हमको ऐसा बनाया है कि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडी भी मान लीजिए, या कुछ एक्स्ट्रा हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है जिसको हमारी बॉडी की मतलब नीड नहीं है बॉडी को, तो बॉडी अपने आप उसको बाहर निकालेगी. वो कैसे भी निकाले, आपको उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी एक्सपीडाइट्स द पैसेज डाउनवर्ड्स ऑफ व्हाट रिमेन्स इन द स्टमक. ठीक है, और अगर फिर भी कुछ इतना मतलब वॉमिटिंग और लूज मोशंस के बाद भी कुछ रह जाता है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आप कॉफ़ी ले लीजिए, तो वो आपका पेट एकदम क्लियर कर देगी. ये डॉक्टर हैनीमैन का कहना है. अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो ये तरीका इस्तेमाल करो ना, आप ज़बरदस्ती उनको उल्टियाँ क्यों करवा रहे हो. Acrid gastric acid, and then usually in larger quantities, whereas it goes away by itself when its dynamic cause is removed by a very small dose of highly diluted sulfuric acid. उनका कहना है कि आप मान लीजिए कि कभी आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप कुछ और लेने से अच्छा आप क्या करें कि ये तभी जाएगी जब आप इसके डायनेमिक कॉज को रिमूव करोगे. ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, कोई एसिडिटी बन रही है, एक्रिड गैस्ट्रिक एसिड बन रहा है, लार्ज क्वांटिटी में बन रहा है, तो वो तभी जाएगा जब आप उसके डायनेमिक कॉज को हटाओगे. और डायनेमिक कॉज को आप कैसे हटा सकते हो, विद अ स्मॉल डोज लेकिन हाईली डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, यानी कि हमने डाइल्यूट किया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड को, और उससे हम उसको जो है वो हटा सकते हैं. और स्टिल बेटर, ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है. फुटनोट 6, कंडीशन डिपेंडेंट सोली ऑन अ सोरिक टेंट एंड easily curable by mild, that is dynamic antisoric remedies without emetics or purgatives. ठीक है, तो एमेटिक्स और परगेटिव्स के अलावा अगर आप सिंपली उसको एक ऐसा सोरिक कोई मेडिसिन दे दें, सॉरी एंटीसोरिक कोई मेडिसिन दे दें, तो वो उसकी ज़्यादा हेल्प कर पाएगी. ठीक है. ओल्ड स्कूल फिजिशियन कंसिडर्ड देयर कॉज टू बी एक्सेस ऑफ ब्लड. जैसा कि ऊपर हम लोग जब वहाँ पर पढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या बताया था कि जब हेमरेज बहुत ज़्यादा होता था तो वो लीचेस लगा देते थे, ब्लड लेटिंग करते थे. तो ओल्ड स्कूल का क्या कहना था कि यहाँ पर ब्लड की एक्सेस हो गई है, इस वजह से हेमरेज हो रहा है. जबकि हमारी बॉडी में एक सिंगल 1 ml भी एक्स्ट्रा ब्लड नहीं हो सकता, वो हमारी बॉडी में हो ही नहीं सकता. ठीक है, जितना है उतना ही है, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है उसमें से. ठीक है, तो डॉक्टर हैनीमैन सेड दैट इट वाज अ डायनेमिक डीरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स. और आपको लग रहा है कि जी एक्स्ट्रा ब्लड हो गया तो निकाल लो. ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है. बॉडी अगर नेचर ने बनाई है तो उसने हर चीज़ परफेक्ट और बैलेंस्ड वे में बनाई है. आप में को उसमें कुछ डालने या निकालने की ज़रूरत नहीं है. इवन व्हेन द पेशेंट डज नॉट रिकवर, that their treatment has been in conformity with their axiom tolicosim. ठीक है, वो यही बोलते थे चाहे पेशेंट ठीक हो या ना हो. टॉलिकॉजम का मतलब है, ये भी वर्ड आपको याद रखना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. टॉलिकॉजम का मतलब है रिमूव द कॉज.
वो हटा दिया, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है. Then the 8th footnote, although there probably never was a drop of blood too much in the living human body, yet the old school practitioners considered an imaginary excess of blood as the main material cause of the hemorrhage and the inflammation. So मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि एक्स्ट्रा तो कुछ होना है नहीं हमारी बॉडी में, लेकिन उनको लगता था कि ये एक्स्ट्रा है. फिर यहाँ पे बात मटीरिया पैकिंस की हुई है. एकोनाइट जूस की बात की हुई है. उन्होंने बोला है कि अगर आपको ऐसा कुछ होता है कि डिस्टर्बेंस हो रही है वैस्कुलर सिस्टम में, इन्फ्लेमेटरी इरिटेशन हो रही है सडनली, तो आप रेदर देन कुछ और यूज़ करने के आप यू कैन यूज़ द डाइल्यूशन ऑफ द एकोनाइट जूस. ठीक है, कोई प्लूरिटिक फीवर आ गया है, ठीक है, कोई एसिड्स आपको बन रहा है, ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो. He often has still many months to drag through before he can support his emaciated body on his legs. ये ही जो है वो पेशेंट की बात हो रही है. आपने एक बार पेशेंट का ब्लड निकाल लिया हेमरेज के बाद, ठीक है, निकाल लिया, वहाँ पर आपने वो सिम्टम तो हटा ही दिया, हेमरेज तो अब उसको नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद उसको कितने टाइम बाद अपनी पैरों पर वापस खड़े होने की ताकत मिलेगी. आप उसको इतना एग्जॉस्ट कर चुके हो, आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो या आप उसको और ज़्यादा बीमार कर रहे हो. Not a single gram more of blood can now be circulating in those vessels that existed when it was a good health, not yet 2 hours ago. ना तो 2 घंटे पहले इतना सभी ब्लड ज़्यादा था, और ना ही उस टाइम से ज़्यादा हमारी बॉडी में ब्लड है जब हम हेल्दी स्टेट में थे. तो ये तो आप नहीं कह सकते, ठीक है, कि ब्लड ज़्यादा है तो निकाल लो. Inflammatory irritation can be rapidly and permanently removed by an equally small doses of aconite or according to circumstances of belladonna. ठीक है, तो एकोनाइट से भी आप ट्रीट कर सकते हो इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन, जैसे आपको पता ही है. एकोनाइट और बेलाडोना कंजेशन के लिए यूज़ होता है, एकोनाइट सडननेस के लिए यूज़ होता है. तो उन्होंने ये बताया था कि आप इससे ट्रीट कर सकते हो. ठीक है.